RS कॉन्फ़िगरेशन। उसी में एक और पॉइंट बनाइए, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फर्स्ट पॉइंट तो ये था ना कि असाइन द प्रायोरिटी ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स। सेकेंड क्या था, फॉर फाइंडिंग RS कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन द बॉटम लाइन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यस, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is not present on the bottom line, if list priority group is not present on the bottom line, then bring it on the bottom line, then bring it on the bottom line by exchanging with atom or group, by exchanging with atom or group on the bottom line, by exchanging with atom or group on the bottom line, comma, exchange between remaining pair, exchange between remaining pair should also be done to maintain original configuration, to maintain original configuration. Exchange between remaining pairs should also be done to maintain original configuration. ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सचेंज बिटवीन रिमेनिंग पेयर शुड ऑल्सो बी डन, उसको 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखवाया। यहां देखिए स्टूडेंट, बोले इसमें प्रायोरिटी का लेवल, ये मेरा कायरल सेंटर है, ऑफिसर प्रेजेंटेशन में मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है? 4 ग्रुप है ना भाई, 1 2 3 एंड 4। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है, करेक्ट। सेकेंड हाईएस्ट इसका है, इसका थर्ड रहेगा, इसका फोर्थ रहेगा, राइट। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या बॉटम लाइन पे है? तो जब इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑलरेडी ऑन द बॉटम लाइन, तो मैंने बोला था RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन द बॉटम लाइन, और पहले से ही अगर बॉटम लाइन पे ही दिया हुआ है तो क्या यहाँ पे एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है? एक्सचेंज करने के लिए कब बोला? इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट ऑन द बॉटम लाइन, इज इट राइट? बट इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी ऑन द बॉटम लाइन, देन नो नीड टू एक्सचेंज, राइट। मतलब सर ये जैसे है वैसे ही फिर रहने देना है, और तब हम लोग RS निकाल लेंगे, करेक्ट। इसका मतलब इसमें नो नीड टू एक्सचेंज, करेक्ट। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को अगर सही से समझ गए तो रिएक्शन में फिर आइसोमेरिज्म के साथ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अल्टीमेट लेवल का आपका हो जाएगा। सबसे पहले बताइए, इस पूरे कंपाउंड में कायरल सेंटर सिर्फ एक ही है, राइट। उसी को मैं दिखाया भी हूँ। इसमें इस कायरल सेंटर से अटैच 4 ग्रुप है। सबका प्रायोरिटी जल्दी से बताएं तो। और प्रायोरिटी किसके बेसिस पर निकालते हैं? याद है ना CIP रूल,
चान इन गोल प्रीलॉग सीक्वेंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल 1 2 3 4 किसको करें, किसको 1 दें, लेबलिंग करें। ए हो गया 1, ए हो गया 2, ए हो गया 3 और ए हो गया 4। इज इट राइट? क्या यहां पे आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द बॉटम लाइन है? नहीं। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहां पे लेकर आना है? बॉटम लाइन पे। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी बॉटम लाइन पे प्रेजेंट है उसके साथ इसको एक्सचेंज करेंगे, राइट? If list priority group not present on the bottom line, then bring it on the bottom line by exchanging the group which is already present on bottom line. तो H को यहाँ लाना है तो CH3 को यहाँ भेजना है, करेक्ट? ये हो गया काम। लेकिन इन दोनों का जब एक्सचेंज करेंगे तो रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करने के लिए बोला गया है, करेक्ट ना? सिर्फ इसी को एक्सचेंज करना है या रिमेनिंग इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं? तो रिमेनिंग पेयर ए और ए है, तो रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करना है। तो सब वजह लिखवाए हैं और उसको प्रूफ करेंगे बाद में कि ऐसा क्यों लिखा गया, राइट? रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन ओरिजिनल कॉन्फिडेंस। अदरवाइज अगर इस पेयर को एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आपका जिस चीज़ के लिए आप आंसर लाना चाह रहे हैं वो उसका जस्ट उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है एवरीवन? इसका मतलब RS निकालने के लिए रफ वर्क में क्या करना है? मुझे पूछा गया था, एग्जाम में पूछा जाएगा इसका, बट हम लोग को रफ वर्क करना है। रफ वर्क साइड में ऐसे करना है, एक्सचेंज कर लेंगे, राइट? और एक्सचेंज करने का जो इसका आंसर आएगा वो एक्चुअली इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है? अगर इसका R है मतलब इसका भी R है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S नाम देंगे तो इसका भी S रहेगा, करेक्ट? चलिए, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम लोग R और S के लिए बात करेंगे। तो दो एग्जाम्पल लिया जिसमें एक में ऑलरेडी लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट ऑन द बॉटम लाइन, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग RS निकालने का मेथड को डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर देंगे। बट जिसमें लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे नहीं है, पहले उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तब RS निकालने का विधि मेथड अप्लाई करेंगे। करेक्ट है? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, देखिए मैंने क्या लिखा, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द बॉटम लाइन। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम लाइन पे लाने के बाद कहाँ से कहाँ मूव करना है? मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर? एक से 3 पे भाया 2, 2 को टच करते हुए। ऐसा नहीं कि 1 से 3 पे डायरेक्ट चले गए, 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन एक मूव फ्रॉम 1 to 3 भाया 2, 2 को टच करते हुए, राइट? और इसमें अब दो बात, इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, अगर मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 पे आ रहे हैं 2 को टच करते हुए, और अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तब उस टाइम पे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे R कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन को? R कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ
movement is anti-clockwise. और कहाँ से कहाँ तक जाना है? 1 से 3 पे किसको टच करते हुए? 2 को। तब उस टाइम पे उस कायरल सेंटर का, जिस कायरल सेंटर के लिए आप ये काम कर रहे हैं, उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो जितना भी 2-3 पॉइंट है इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो गया ना? इसको हटाए। आप लोग का स्कूल चलते रहता है, इस दर से एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगा पाता हूँ। अदरवाइज मैं सुबह में अभी फ्री था, एक्स्ट्रा क्लास मिल जाता तो कब का पैरल आ गए होते अभी आप लोग ओल्ड बैच का। फिर भी बहुत पीछे नहीं है, अब तो ऑलमोस्ट पैरेलल होने को है, राइट? बोलिए स्टूडेंट, प्रायोरिटी बताइए तो। लेवल कीजिए, डू इट फास्ट। 1 2 3 4। इसमें एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है? नो। तो 1 से कहाँ जाना है? 3 पे ना, 2 को टच करते हुए, राइट? तो मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस कायरल सेंटर कॉन्फ्यूजन क्या है? एस कॉन। ये बहुत टफ था आर एस निकालना फिशर में। चलिए, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो क्या होगा? आर है या एस है? तो शायद इसका डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, निकालने से पहले एक्सचेंज करना पड़ेगा, राइट? और ये 1 2 3 4 एक्सचेंज करने के बाद जब तक लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे नहीं लाते हैं तब तक नहीं मूवमेंट लेना है। तो H OH CH3 एंड C2H5 नाउ टेक ए मूवमेंट 1 से 3 पे वाया 2, राइट? तो 1 से 3 पे वाया 2, दिट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी, इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या है? एस है। क्या सब लोग का आंसर एस आया है एवरीवन? और आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ही घूम गए या इसको यहाँ ऐसे अरेंज करने के बाद? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तभी मूवमेंट लेना है जब आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे आने के बाद, करेक्ट? डू इट फास्ट। इस सेंटर का कॉन्फ्यूजन क्या है? तो एसिड, और पहले प्रायोरिटी देख लेते हैं। एसिड, अल्डिहाइड, मिथाइल, और इसमें इसका प्रायोरिटी 1 रहेगा, राइट? 1 2 3 4।
बट एक्सचेंज करना पड़ेगा, करेक्ट ना? आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में दिखा दूंगा कि 2016 में, एग्जैक्ट 2016 में 2 सेंटर है और दोनों का RRS यही अब पूछा हुआ था। ऊपर वाला सेंटर क्या है, नीचे वाला सेंटर क्या है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, राइट? R होगा ना? यस, R होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस अगर ओनली 1 कायरल सेंटर रहेगा तो क्या आप फिशर प्रेजेंटेशन में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे? ठीक है। बोले कायरल सेंटर से अटैच, इस कायरल सेंटर से अटैच कितना ग्रुप है सर? 4 ग्रुप है, राइट? मैं आपको एक फ्रीडम देता हूं कि आउट ऑफ 4 किसी 2 को आपस में एक्सचेंज करना है। 4 में से किसी 2 को एक्सचेंज कीजिए। बस यही बोला गया है, आउट ऑफ 4 किसी भी 2 को एक्सचेंज करना है। आप में से कुछ बोलेंगे सर CH3OH का एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया आउट ऑफ 4 सिर्फ कितना को एक्सचेंज करना है? 2 को। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि OH को यहाँ पे, CH3 को यहाँ पे, करेक्ट? अब कुछ बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, D को यहाँ पे, और चूंकि मेरा कंडीशन में फ्रीडम था कि 4 में से किसी 2 को एक्सचेंज करना है, राइट? एक सिचुएशन ये भी हो सकता है। फिर एक सिचुएशन हो सकता है कि D यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, करेक्ट? और भी सिचुएशन हो सकता है, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि 4 में से किसी 2 को एक्सचेंज कर लेना है, आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बताइए। 1 2 3 4, सर 1 से 3 पे भाया 2, S, करेक्ट? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएं मुझे, सेकेंड का, डू इट फास्ट। खाली मैं एक थोड़ा सा स्मार्ट काम ये किया था कि H को नहीं एक्सचेंज किया जानबूझ के, ताकि मुझे फिर एक्सचेंज काम कम करना पड़े। लेकिन फिर भी उस 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, राइट? R इसका कॉन्फ़िग, इसका 1 यहाँ 1 2 3 4, राइट? इसका सर 1 2 3 4 R। क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट? वेन हम लोग 1 फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे जो भी मैंने निकाला था इसमें से मुझे इसका फर्स्ट का S मिला था, और फर्स्ट को रेफरेंस में रखकर इसका 4 ग्रुप में से किसी 2 को एक्सचेंज कर रहा था, राइट? इसका मतलब फिशर प्रेजेंटेशन में आउट ऑफ 4 किसी भी 2 ग्रुप को अगर एक्सचेंज करते हैं तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसका जस्ट उल्टा आएगा नज़र, करेक्ट? ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया आगे क्लास के लिए, ठीक है? लेकिन अब ये इस बात का भी आंसर हो गया। यहाँ देखिए, आपको बताया था ना कि अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो इसका आंसर R है, ऐसे बताने के लिए लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम लाइन पे लाना है तो एक्सचेंज करना है, तो रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज कर लीजिएगा, ये बताए थे, राइट? अगर सिर्फ इसको एक्सचेंज करते तो नहीं लेता कि ओरिजिनल आंसर जो रहता उसका जस्ट उल्टा आंसर आता।
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। आउट ऑफ 4 किसी भी 2 ग्रुप को एक्सचेंज करते तो जो आपका आंसर आता वो सीधा आंसर आता, इसका आंसर आता या इसका जस्ट उल्टा वाला का आंसर आता। तो मान लीजिए एक क्षण के लिए, 1 मोमेंट के लिए कि इसका आर रहा होगा, इसको एक्सचेंज करते ही तो एस बन गया, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लेट अस सपोज फॉर मोमेंट मान लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आर है। जैसे ही इसको आप एक्सचेंज किए आंसर बताने के लिए तो आप तो सोचे कि आंसर सही बताया, बट ये बन गया है एस, राइट। तो लेकिन रिमेनिंग फिर से इसको अगर इसको वापस हम लोग एक्सचेंज कर दिए तो इसके एक्सचेंज करने से फिर से आर, एस से आर बन जाएगा, राइट। इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव एक्सचेंज कर दें तो ना, तो जहां पे थे वहां पे ही कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएंगे, आर का आर रहेगा। दिस इज द रीजन। सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पे जो मैंने बताया था कि इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट ऑन द बॉटम लाइन देन ब्रिंग इट ऑन द बॉटम लाइन एंड रिमेनिंग पेयर शुड ऑल्सो बी एक्सचेंज टू मेंटेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसलिए सिर्फ अगर इसी को एक्सचेंज करके छोड़ देते तो मेरा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, मेरा आंसर उल्टा आता। तो उसको सीधा करने के लिए रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग एक्सचेंज किए तो आंसर उल्टा हो गया, तो फिर से इसको एक्सचेंज करते आंसर सीधा हो गया, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, समझ गए एवरीवन। इसका मतलब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंक्लूजन क्या सीखे कि आज के बाद फिशर प्रेजेंटेशन में कायरल सेंटर से अटैच 4 ग्रुप में से किसी भी 2 ग्रुप को अगर एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आर से एस या एस से आर हो जाएगा, करेक्ट। इफ लिखिए आउट ऑफ 4 एनी 2 ग्रुप is exchange then configuration becomes just opposite, ठीक है ना। और ये बात मैंने फिशर प्रेजेंटेशन के लिए बोला, वेज के लिए बोला, सोहर्स को बोला, मैंने किसी का नाम नहीं यहाँ पे बोला। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए वैलिड रहेगा, समझे। लिख लीजिए यारो, देखे दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। चलिए स्टूडेंट, हाउ मेनी कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर है, करेक्ट। एक कायरल सेंटर ए है और एक कायरल सेंटर ए है। मुझे दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इस वाले कायरल सेंटर का आर है, मतलब इस कायरल सेंटर का और इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अभी तक जो आप सीख रहे थे, इफ़ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 1 कायरल सेंटर, तो एक बार एक एग्जांपल मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बाकी तो आप करेंगे ही। यहाँ देखिए, अगर 2 कायरल सेंटर रहेगा तो 1 बाई 1 दोनों कायरल सेंटर का निकालना है। फॉर एग्जांपल, इस कायरल सेंटर से अटैच कितना ग्रुप है, जरा बताएं, नाम बोले तो। सर एक तो CH3 है, एक OH है और एक H है, और इधर का पूरा ये पूरा नहीं तो इसके लिए एक ग्रुप का काम करेगा, इस कायरल सेंटर के लिए, करेक्ट।
इसका मतलब इस कायरल सेंटर का अगर देखेंगे तो इसके लिए 4 ग्रुप है, CH3H OH और ए नीचे का पूरा। तो अब उल्टा, अब इस कायरल सेंटर के लिए अगर बात करेंगे तो सर इस कायरल सेंटर के लिए भी 4 ग्रुप, HCH3Cl, HCH3Cl और ये पूरा ऊपर का किसके लिए काम करेगा, एक ग्रुप के जैसा इस कायरल सेंटर के लिए, राइट, इसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो निकालने का तरीका ये रहेगा कि पहले हम लोग इस कायरल सेंटर के लिए अगर काम कर रहे हैं तो इस नीचे वाला ग्रुप का नाम जीवन देते हैं, इस पूरे का नाम मैंने जीवन दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। दिस होल भी है जीवन CH3OH, और तब सेम फंक्शन। अब प्रायोरिटी का बात करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, ये मैंने ऊपर वाले कायरल सेंटर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इस कायरल सेंटर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, OH फर्स्ट एटम पहले कंपेयर करते हैं, जीवन का फर्स्ट एटम कार्बन है, राइट, जीवन का फर्स्ट एटम कार्बन है और OH का फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिएगा, OH का ना। आप सब लोग CIP रूल प्लीज़ भाई रिवीजन करते रहिए, CIP रूल पढ़े हैं ना, पहले फर्स्ट एटम पे कंपेयर करते हैं, वहाँ से नहीं होता है तो सेकेंड एटम पे जाते हैं, वहाँ से नहीं होता है तो थर्ड एटम पे जाते हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद CH3 और जीवन में ऑब्वियसली जीवन नहीं, क्योंकि CH3 और जीवन में करेंगे तो इसका फर्स्ट एटम कार्बन, तो इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन, बट इसका सेकेंड एटम क्लोरीन है, यहाँ पे तो क्लोरीन है ही नहीं, राइट, तो ये आगे निकल जाएगा, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर, करेक्ट, बिना लेबलिंग किए हुए। क्या आप RS बता पाएंगे? इसलिए जो CIP रूल था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए बहुत कम काम आया था, E और Z करने के लिए, राइट। यहाँ देखिए मैक्सिमम यूज यहाँ पे होगा उसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आप डायरेक्टली मूवमेंट ले सकते हैं फॉर फाइंडिंग RS? क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे है? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इसके साथ एक्सचेंज करना है, बट इसी का एक्सचेंज करके छोड़ेंगे या रिमेनिंग पेयर का भी करेंगे? तो H का जीवन के साथ और CH3 का OH के साथ, राइट। H जीवन, सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, ऑल एवरीवन? चलिए 1 2 3 4, अब 1 से 3 पे भाया 2, इट इज S, राइट। तो क्या ऊपर वाले कायरल सेंटर का हम लोग पता कर लिए? अब नीचे वाले कायरल सेंटर के लिए अगर काम करते हैं तो CH3Cl और ऊपर वाले ग्रुप का नाम G2 देते हैं, राइट। अब बताइए प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा? फर्स्ट, यस Cl का रहेगा इस केस में। और सेकेंड प्रायोरिटी सर ऑब्वियसली G2, राइट। थर्ड प्रायोरिटी ए, अब फोर्थ प्रायोरिटी ए। क्या डायरेक्टली यहाँ पे 1 से 3 पे जाया जाए या पहले एक्सचेंज वाला प्रोसेस करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे नहीं है। तो एक्सचेंज करने के बाद सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, H CH3 G2 and Cl, 1 2 3 and 4. Now take a movement from 1 2 3 via 2, right. 1 से 3 पे जाएंगे 2 को टच करते हुए, इट इज R, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, इसका आया था S और इसका आया था R, करेक्ट है एवरीवन? पहले यहाँ तक समझ लीजिए, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बढ़ेगा। दिस इज द मेन फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हर्षराज समझ में आया है?
ठीक है। दर्शना बैस, ऐत्री चक्रवर्ती, भैरवी, ओके। वर्णव भारद्वाज, वर्णव भारद्वाज, आर यू प्रेजेंट? दीक्षिता, भूमिका कलिता, जिज्ञास, निशान पटगिरी, तो भाई सब लोग पर ऑलमोस्ट मोटा मोटी प्रेजेंट रहते हैं, तो बोल बताना है, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा रहता है ऑनलाइन में, मैं देखते नहीं रहता हूँ आप लोग को, मुझे लगता है समझे नहीं समझे, एज ए टीचर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है मेरे माइंड में। चलिए, क्या इन दोनों कायरल सेंटर का आप कॉन्फ्यूजन बता पाएंगे? डू इट फास्ट, सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। ए है बियर, ऊपर वाले कायरल सेंटर का क्या है, आर है या एस है, नीचे वाला कायरल सेंटर का क्या है, आर है या से, वो आपको निकालना है। और नीचे वाला का देखिए, तो मैंने आर एस निकालने के लिए एक्सचेंज सही से किया, मेरा एक्सचेंज वन टू, मेरा लेवलिंग सही से किया हुआ है, 1 से 3 पे वाया 2 ना, ए आर आ रहा है, आप लोग आंसर क्या आया है? आर, वेरी गुड। इसका सर सी एल बी आर, इसको G2 मान लेते हैं, H राइट। प्रायोरिटी का 1 2 3 4, देख तो प्रायोरिटी किया हुआ मेरा सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लक्की रहे, बोलिए किस बात से? ये बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट हो गया। सर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बॉटम लाइन पे है, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है। इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी एट बॉटम लाइन, देन नो नीड टू एक्सचेंज, जस्ट मूव फ्रॉम 1 से 3 भाया 2 राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 से 3 पे, लेकिन क्या डायरेक्ट 1 से 3 पे आना है, 2 को टच करते हुए, ऐसा नहीं कि सर यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं, 2 को टच करते हुए आना है, ठीक है। इसका भी आर रहेगा। क्या तो 2 कायरल सेंटर का अब आप लोग निकाल पाएंगे?
कौन सबसे फास्ट आंसर बताते हैं? इसका क्या है, इसका क्या है? क्या सबका यही आंसर है? मुझे निकालना, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा या आप लोग से हो गया है? एवरीवन, समथिंग लाइक दिस, राइट? 1 2 3 4, यहाँ पे इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, करेक्ट ना? मैक्सिमम लिखने का कोशिश करता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करते रहते हैं ना एवरीवन। कम से कम वीडियो भी फॉलो कर लें तब सार्थक हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, राइट? यार इसका तो समझ में आ जाएगा सिमिलरली, राइट? चलिए, पिछले क्लास में मैंने एक टर्म यूज़ किया था क्या, कि सिमिलर कायरल सेंटर और डिसिमिलर कायरल सेंटर। ओके, ये तो फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताए थे, हाउ मेनी कायरल सेंटर, सिमिलर या डिसिमिलर, करेक्ट? ओके स्टूडेंट, इसका मतलब 2 कायरल सेंटर का अब आप लोग निकाल पाएंगे। अभी मतलब फंडामेंटल मेरा काम था कि उस स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर में अगर फिशर प्रेजेंटेशन में 2 कायरल सेंटर रहेगा तो 2 कायरल सेंटर का एटलीस्ट ए बता पाएंगे कि आर है या एस है, करेक्ट ना? इसका क्या होगा? देखिए, अब अगर मैं आपके जगह पर रहता तो मैं अपना एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करना स्टार्ट करता। इस वाले पार्ट पे तो एज इट इज़ कर रखे हैं, इस वाले कायरल सेंटर का किसी भी ग्रुप को आपने कुछ किया या जैसे है वैसे ही रह गया। लेकिन इस कायरल सेंटर का सिर्फ 2 ग्रुप को, सॉरी, इस कायरल से एक कायरल सेंटर जैसे था वैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, करेक्ट है ना? बट इस कायरल सेंटर का 2 ग्रुप को सिर्फ आपस में एक्सचेंज किया हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, वर्टिकल लाइन पे जैसे था वैसे ही रहने दिया, राइट? तो आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि आउट ऑफ 4 किसी भी 2 ग्रुप को अगर एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाता है, इट राइट? इसका मतलब अगर इस सेंटर का आर था और यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही ग्रुप का एक्सचेंज हुआ है तो क्या डायरेक्टली इसका एस नहीं लिख सकते हैं? और ए तो पहले से ही एस था, इसमें तो इस कायरल सेंटर का किसी ग्रुप को मैंने कुछ एक्सचेंज किया ही नहीं, राइट? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? एस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने किस कॉन्सेप्ट का डायरेक्टली यूज़ कर लिया? आउट ऑफ 4 किसी भी 2 ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब आर है तो एस हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा, ठीक है? और इस कायरल सेंटर का इस कायरल सेंटर से अटैच 4 ग्रुप था, 4 में से किसी भी को भी आपने एक्सचेंज किया, एच जहाँ था वहीं रह गया, CH3 जहाँ है वहाँ पे ही है, OH जहाँ पे है वहाँ पे ही है, और ऊपर वाला पार्ट ऊपर में ही है, राइट? इसका मतलब है कि इस सेंटर से अटैच 4 ग्रुप में से किसी को आपने एक्सचेंज अगर नहीं किया
इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगा, एस है तो एस ही वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाएं। अब लिखिए RS configuration in Bayes presentation। ABDM यही है ना बेज प्रेजेंटेशन, राइट। लेट अस सपोज दिस वन इज ए कायरल कार्बन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन में पूरा सिचुएशन समझ में आ जाएगा। बेज प्रेजेंटेशन में आर है या एस है बताने के लिए एवरीथिंग ऑल कॉन्सेप्ट आर सिमिलर एज इन केस ऑफ फिशर प्रेजेंटेशन। Only difference is that in Bayes presentation for movement from 1 to 3 via 2 least priority group should be on the dotted line। किस लाइन पे होना चाहिए? dotted line। But if least priority group not present on the dotted line then do क्या करना है? bring it on the dotted line, right? तब उसको कहाँ लेकर आना है? dotted line पे लाना है। तो सिर्फ इसी को डॉटेड लाइन पे लाना है या रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा? रिमेनिंग पेयर को भी। तो एक लाइन लिख लीजिए, फॉर फाइंडिंग RS कॉन्फ़िगरेशन इन बेज प्रेजेंटेशन, फॉर फाइंडिंग RS कॉन्फ़िगरेशन इन बेज प्रेजेंटेशन all rules are same as in case of Fisher। For finding RS configuration in Bayes presentation all rules are same as in case of Fisher। only difference is that least priority group should be present on dotted line। least priority group should be present on dotted line। इसको मैं dotted line बोल रहा हूँ, ठीक है। least priority group should be present on dotted line। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रायोरिटी का लेबलिंग कीजिए। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसका रहेगा 1 2 3। देखिए तो लेबलिंग किया हुआ सही है मेरा? ओके। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे? 1 से 3 पे भाया 2, राइट। लेकिन यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन डॉटेड लाइन, तो क्या यहाँ पे एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका मूवमेंट
एंटी क्लॉकवाइज रहा या क्लॉकवाइज? सर इट इज क्लॉकवाइज, मतलब इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है, समझे? ये बहुत टफ था आर एस निकालना। चलिए इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। क्या डायरेक्टली यहाँ पहले तो लेबलिंग करना है, बोलिए लेबलिंग का नंबर बोलिए तो आप लोग। 1, उसके बाद 2, 3, 4, राइट। क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे है? लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट ऑन द डॉटेड लाइन, इज इट राइट? इसका मतलब है उसको एक्सचेंज करना है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, बट इसी को एक्सचेंज करके छोड़ देंगे या रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करना है? रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करना है, ठीक है। एक काम एक्सचेंज वाला रफ वर्क में कर लीजिएगा, आंसर तो आपको एग्जाम में इसका बताना है, ठीक है। एच और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3 रहेगा, इज इट राइट। अब मूवमेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 1 से 3 पे वाया 2, राइट। इसका कॉन्फ्यूजन क्या है? आर है। ये चांस की बात है कि आर ही मिल रहा है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज आर रहेगा, मतलब ये बताने का तरीका हुआ, राइट। तो क्या बेज प्रेजेंटेशन में हाउ कैन वी फाइंड आउट आर और एस, उसके लिए एक लाइन का थ्योरी क्या है? लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन द डॉटेड लाइन, राइट। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट ब्रिंग इट ऑन द डॉटेड लाइन, लेकिन उसके लिए एक्सचेंज करेंगे बट रिमेनिंग पेयर को भी एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, राइट। चलिए अब लिखिए आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स प्रेजेंटेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स प्रेजेंटेशन, किसी भी कंपाउंड को सॉहर्स प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने का पहले तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2 कायरल सेंटर होना पड़ेगा, राइट। सॉहर्स प्रेजेंटेशन, देखिए स्टूडेंट, तो सॉहर्स प्रेजेंटेशन कर हाउ टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड इन सॉहर्स प्रेजेंटेशन, उसके लिए मैंने बताया था कि 2 बाई का यूज करते हैं, एक सीधा बाई एक उल्टा बाई, राइट। सॉरी 2 बाई का, उसमें 4 तरीके से हो सकता है। दोनों बाई आपको इस सीधा नजर आए, इस टाइप का सिचुएशन था ना, ये दोनों या तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो एक ऐसे हो सकता है, नहीं तो याद है पिछले क्लास में कुछ बताए थे ऐसे, ये तो ऐसे हो सकता है और नहीं तो दोनों उल्टा हो सकता है, करेक्ट। चलिए पहले इस कायरल सेंटर के लिए बात करते हैं। कौन कौन सा ग्रुप है? CH3, H, OH और
इस तरफ का ग्रुप को जस्ट बिहेव लाइक G1, करेक्ट। तो स्टूडेंट अगर आपका बाई सीधा बाई रहेगा, ए रहेगा, तो इसके लिए, किसके लिए, आप ऑप्टिक्स से बोलते हैं ना इन्वर्टेड, और सीधा वाला को क्या बोलते हैं, उल्टा ए में सीधा का इंग्लिश में क्या होता है, स्पेलिंग बोलिए तो, ओके, इरेक्ट। तो इसका मतलब है कि अगर आपका बाई सीधा बाई रहेगा, जैसा बाई हम लोग लिखते हैं कैपिटल बाई, इन्वर्ट, उल्टा बाई नहीं, इन्वर्टेड बाई नहीं, तो इस केस के लिए ऑल रूल्स आर सेम एज इन फिशर प्रेजेंटेशन, एज इन फिशर, एंड लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप should be present on bottom line। यहाँ पे बॉटम लाइन एक ऑलरेडी दिख रहा है, राइट, दिस इज द बॉटम लाइन, करेक्ट ना। इसका मतलब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जैसा फिशर में रूल था वैसे ही करेंगे। ऑल रूल्स आर सेम एज इन फिशर एंड लिस्ट प्रायोरिटी शुड बी प्रेजेंट ऑन बॉटम लाइन। और बाकी समझ में आ गया ना कि 1 से 3 पे जाना होता है भाया 2, एंड दिस इज माय बॉटम लाइन, करेक्ट। फिशर में भी एक बॉटम लाइन था, तो भाई इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे इसके लिए निकालना है, तो क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी का लेबलिंग करते हैं 1 2 3 4, क्या लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपके बॉटम लाइन पे है, नहीं है, तो पहले लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम लाइन पे लाएंगे, तो अगर इसको यहाँ लाएंगे तो इसको यहाँ भेजेंगे, तो रिमेनिंग पेयर का भी एक्सचेंज करेंगे, राइट। तो नाउ CH3H G1 and OH looks like this one, right? 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, कैसे घूमेंगे यहाँ से ना, मूवमेंट आपका क्या हुआ, एंटी क्लॉक बाई, मतलब एस, राइट। इसका मतलब इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एस था, करेक्ट। किसी को डाउट है तो मैं रुका हुआ हूं, पूछ सकते हैं, हो गया ना। एवरीवन, क्या इस सीधा वाला बाई का हाउ कैन बी फाइंड आउट आर और एस समझ में आ गया है। आपके बोलने से 2% कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब आगे बढ़ने का इच्छा होता है कि अब आगे बढ़ते हैं। मैं न्यू बैच के लिए ज़्यादा दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से अनलॉक हो, ताकि आप लोग को ऑफलाइन क्लास दें। चलिए, वही इन्वर्टेड बाई, राइट। देखिए स्टूडेंट, इन्वर्टेड बाई के लिए मतलब उल्टा बाई अगर नजर आएगा शेप इस तरीके का, क्या क्या ग्रुप है, CH3H Br, और इस तरह के ग्रुप को G2 बोल देते हैं, राइट। क्या इसमें कोई आपको बॉटम लाइन है, यहाँ तो सर कोई बॉटम लाइन नहीं है। तो एक्चुअल में इन्वर्टेड बाई का निकालने के लिए जो भी इस पे काम किए हैं, इस काम के लिए जिनको भी जो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे होंगे, सॉहर्स, तो उन्होंने इसके लिए एक ट्रिक दिया, कन्वेंशन, कि इन्वर्टेड बाई के लिए इसके नीचे एक मिरर रख देना है, ठीक है। इसके नीचे इसके एक प्लेन मिरर रखना है। तो प्लेन मिरर रखिएगा तो इमेज कैसा बनेगा, H के सामने H, CH3 के सामने CH3, पहले CH3 नजर आएगा या पहले G2, सर CH3 और G2 थोड़ा दूर रहेगा, राइट। और Br
ऐसे नज़र आएगा और G2 ऐसे नज़र आएगा। देखिए तो इसका मैंने डिस्टेंस बाई क्या इमेज सही दिखाया? यस। तो निकालना मुझे इसका था, बट हम लोग निकालेंगे इसके इमेज का, करेक्ट। और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वही किसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, यहाँ पे इसका रहेगा, ठीक है एवरीवन। इसके लिए अब आप इसके लिए काम कीजिए, इसके लिए। और मेन वजह क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर मुझे बॉटम लाइन लाना था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बॉटम लाइन लाने से क्या कुछ गड़बड़ नहीं होगा? तो मेरा आंसर है गड़बड़ नहीं होगा स्टूडेंट। BR ऊपर था अब नीचे हो गया, CH3 इधर नीचे था अब ऊपर हो गया, राइट। दो एक्सचेंज, तो ओरिजिनल वही रहेगा, राइट। दैट्स वाई। अब इसका बताइए, तो अब इसमें लेबलिंग कर देंगे 1 2 3 4। क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे है? नहीं है। इसका मतलब इन्वर्टेड वाई के लिए डायरेक्ट RS निकालना है या पहले इमेज लेना है? इमेज, राइट। और इमेज लेकर उसका निकालेंगे R और S। तो इस इमेज का अब बाकी फिर से सब कुछ सेम रहेगा जैसा सीधा वाई के लिए, राइट। H तो यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहेगा BR, यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे रहेगा G2, करेक्ट ना। 1 2 3 and 4। नाउ टेक द मूवमेंट मूवमेंट फ्रॉम वेयर टू वेयर? 1 से 3 पे भाया 2, राइट। ये आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? S रहेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड वाई का हाउ कैन वी फाइंड आउट द R और S कॉन्फिगरेशन ऑफ इन्वर्टेड शेप का जो रहेगा सॉहर्स में, उसका क्या आप लोग बता पाएंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, यस बोलिए। इमेज निकालने के बाद बाकी सब कुछ वैसा ही जैसा सीधा वाई के लिए करते हैं, राइट। ओके, एक्स्ट्रा इसमें था बस इमेज लेना है। लेकिन स्टूडेंट अगर सॉहर्स प्रेजेंटेशन ऐसे रहा कि दोनों कायरल सेंटर में सीधा वाई ही है, तो क्या इसका अब इमेज लेने का रिक्वायरमेंट है? इमेज लेने का मेन वजह था बॉटम लाइन क्रिएट करना, करेक्ट। लेकिन अगर दोनों का उल्टा वाई रहा देन सर दोनों में इमेज फिर लेंगे, राइट। ठीक है ना? ठीक है। तो क्या हम लोग इतना इन सारे चीज़ों के लिए निश्चिंत हो गए, कंफर्म हो गए कि वी कैन फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन इन व्हाट वेज, वी कैन ऑल्सो कैन फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन इन सॉहर्स प्रेजेंटेशन, राइट। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँगा, दैट्स वाई कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
देखिए क्वेश्चन में का पहला ही क्वेश्चन था। आप लोग थोड़ा सा इसका फोटो खींच पाएंगे, स्क्रीनशॉट। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग दिखाई पड़ रहा है? हो गया ना? चलिए, अब ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2016 में, जिस टाइम के सिलेबस में लिखा हुआ था RS कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सक्लूडेड, ओके, नॉट इंक्लूडेड। CO2H OH H H Cl CH3। CO2H का मतलब समझ रहे हैं ना, एसिड। अब इसका आंसर आप बताइए तो, इस सेंटर का क्या होगा, इस सेंटर का क्या होगा? ये IIT 2016 का था, JEE मेन का। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं ऑप्शन भी ले देता हूँ। इसका नंबरिंग कार्बन का ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4। नोमेनक्लेचर में तो एसिड से ही तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 2s 3r, 2s 3s, 2r 3r and 2r 3s. Which option are correct option? क्या प्रॉब्लम है भाई? ऑप्शन ए, इसको जीवन मान लेते हैं। इसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर, इसमें प्रायोरिटी का इसका 1 रहेगा, और इसमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा? जीवन और इसमें एसिड में वेरी गुड, जीवन का प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा। वजह है इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन, बट इसका सेकेंड एटम ऑक्सीजन रहे। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो इसका सेकेंड एटम में क्लोरीन देखेगा, राइट? तो सेकेंड एटम के रेस में ये आगे निकल जाएगा। दैट्स वाई सेकेंड प्रायोरिटी इसका रहेगा। यहाँ पे ही बहुत सारे स्टूडेंट 2016 में मिस्टेक करके आ गए थे मेरे पास, ठीक है? अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 2010 से ये सब सारी चीज़ें पढ़ाते आ रहा हूँ। 2 1 2 3 4, राइट? क्या यहाँ पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पे है? नहीं है। तो H-G1, यहाँ से इसको एक्सचेंज करेंगे, यहाँ से इसे एक्सचेंज करेंगे, OH CO2H। नाउ 1 2 3 4, 1 से 3 पे वाया 2, राइट? एस, तो मतलब ये था एस, करेक्ट। अब इसका देख लेते हैं, नीचे वाला सेंटर का Cl, इसको बोल देते हैं G2HCl3। अब तो प्रायोरिटी इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली 2 इसका रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा। एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट? Cl G2HCl3 1
2 3 4, 1 से 3 पे वाया 2, राइट, इट इज R, मतलब 2s 3r, कार्बन नंबर 2 पे s रहेगा, कार्बन नंबर 3 पे R रहेगा, इज इट राइट? ऑप्शन ए, इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा। हाँ यस, नॉमेनक्लेचर कीजिएगा तो इस कंपाउंड का तो नंबरिंग तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट कीजिएगा ना, 1 एसिड अगर है तो 1 2 3 4, राइट। जैसे यहाँ देखिए एक डेमो देते हैं, ये हो गया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भाई तो बन जाएगा नीट के बच्चे, क्योंकि जेईई मेन में तो आ गया है, तो दूसरा नंबर कहाँ रहेगा, मेडिकल में आने का चांस रहेगा। आप सब मुझे ये बताइए तो इसका नाम बताइए, नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा चुके हैं, व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वेरी गुड, 1 2 3 RFPD लगाएंगे तो नंबरिंग तो इधर से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, राइट। RFPD ऑन डबल बॉन्ड तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 2 4 डाइन। क्या सबका यही आंसर है एवरीवन? बट दिस इज द नेम ओनली अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वाइज का नाम था, राइट। तो सर यही तो नॉमेनक्लेचर होता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर ऐसे भी तो पूछ सकते हैं भाई, CH3H H, राइट, ये एक्टिव डबल बॉन्ड है ना, और ये भी एक्टिव डबल बॉन्ड है, CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7। अब वहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, अब इसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर बताना रहेगा तो ऐसे बताएंगे, हेप्ट 2 ट्रांस 4 सीस, समझे, 4 पे क्या है, सीस है ना, और 2 पे क्या था, कौन सा फॉर्म था, ये डबल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म, तो 2 ट्रांस 4 सीस डाइन, समझे। तो ये जो नॉमेनक्लेचर हुआ, ऐसा भी कहीं कहीं पे नॉमेनक्लेचर ऑप्शन में आएगा, तो अब समझ में आ गया कि नॉमेनक्लेचर, ये जो नॉमेनक्लेचर है इसमें ज्योमेट्रिकली ये छुपा हुआ था कि सीस है या ट्रांस है, मतलब दोनों का था, बट यहाँ पे तो 4 सीस हो सकता है ना, सीस 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 ट्रांस सीस एंड ट्रांस ट्रांस, उसमें से कौन सा, तो उसका वन ऑफ द ऑप्शन तो ये हो सकता है, तो उसका नाम ये रहेगा, हेप्ट 2 ट्रांस 4 सीस डाइन, राइट। ये बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशनली ऐसे नॉमेनक्लेचर होगा, समझ गए ना। इसलिए ऑप्टिकल में भी कॉन्फ़िगरेशनली नाम हो सकता है, ऑप्टिकल में भी कॉन्फ़िगरेशनल नाम हो सकता है। देखिए कैसे, ये 2 हाइड्रोक्सी है, सॉरी 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, इज इट राइट। क्या इसका नाम, नॉमेनक्लेचर तो पकड़ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, बट इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं 3s क्लोरो, समझे, 3s क्लोरो एंड 3r था ना स्टूडेंट, 3r क्लोरो 2s हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, करेक्ट है इसका नाम। तो बिना आर और एस का नाम बताएंगे वो स्ट्रक्चर वाइज का नाम हो जाएगा, बट आर एस लगा कर बताएंगे, मतलब प्रॉपर उसका 2 कायरल सेंटर में कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था उसके साथ मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी न्यू बैच के स्टूडेंट हैं, अगर अभी से भी लग जाएंगे ऑर्गेनिक ठीक करने के लिए, यकीन मानिए रिएक्शन लास्ट होते होते कुछ नहीं है भाई, इतना डेप्थ में पढ़ा देते हैं कि आप में कुछ रहेगा ही नहीं,
और सारा क्वेश्चन बोर्ड पे प्रैक्टिस करवा देंगे। बट अभी का सफ़र जो टफ वाला है उसको साथ में सीखते चलिएगा तब ना। शुरू में ही घबरा के गिव अप कर दीजिएगा, या मैं आगे आगे जा रहा हूँ आप पीछे पीछे आ रहे हैं, वीडियो देख के फॉलो करते रहिएगा, नहीं हो पाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा सब्जेक्ट से, राइट। चलिए अब लिखिए नोट करके एक पॉइंट। note that if any two structure having same configuration, note that if any two structure having same configuration, note that if any two structure having same configuration on all respective chiral center, on all respective chiral center will be identical or both are repeated structure of the same isomer, फिर से मिलाइएगा मेरे स्टेटमेंट को। नोट दैट इफ एनी टू स्ट्रक्चर हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन on each respective chiral center, then both are what? Identical, right? Or repeated structure. This statement is universal true, no exception. This statement is universal true, no exception. तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमर में जितना भी अब आप सीखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जितना भी आप सीखने वाले हैं इसके बाद, वो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम करवाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। Okay everyone, thank you everyone।